कि कल की कार्रवाई के बाद आप कहीं देखे नहीं आए। क्यों नहीं आया? कि जिस चैनल से उन्होंने टेलीग्राम के थ्रू ऑपरेट करता था, हम लोगों ने गवर्नमेंट इंडिया के हेल्प लाइन उसको बंद कराए हैं। तो आपने सर इस वक्त जवाब नहीं दिया जो रियाज नाकू की आपने बात की है, इसके जाने के बाद कितनी मिर्जल्सी में टिकट आ सकता है? जैसे देखिए ज्वाइनिंग रेट जो तो काफी हाई था वो ऑलरेडी कम हुआ है, तो इसमें और कमी आ सकती है या कुछ और? देखिए जैसा देखिए रियाज नायकू एक तो 8 इयर्स पुराना मिलिटेंट था, लोकल मिलिटेंट था, लास्ट ईयर से एचएम के चीफ थे और रेगुलरली हर एक 2 महीना पर 1 महीना पर एक वीडियो रिलीज करता था, यूथ को इंस्टिगेट करता है मिलिटेंसी ज्वाइन करने के लिए। ये कोई छिपाने की बात नहीं है, मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि मिलिटेंसी रैंक में उनका पकड़ स्ट्रांग था, इन्फ्लुएंस करने का पावर था, इन्फ्लुएंस करता था। तो उसके मरने के बाद ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें फर्क आएगा, कमी आएगी। दूसरी बात है कि उस एरिया में नार्को टेररिज्म का बोझ था, जितने भी ओपियम की खेती होते उससे उसको पैसा मिलता था, आज स्मगलिंग कराते थे, बहुत सारे सिविलियन किलिंग इन्वॉल्व थे। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये लोगों को धमकाते थे कि वोट मत डालो, और पुलिस वाले को अटैक करते थे, सिक्योरिटी फोर्स पर अटैक करते थे, इनोसेंट सिविलियन पर अटैक करते थे, किलिंग करते थे। जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि 25 मार्च को जो लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो बुरहान वानी रियाज नाकू का एक वीडियो आया था, उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि कोरोना से ज्यादा यहाँ की जेएनके पुलिस सिक्योरिटी फोर्स हार्मफुल है, इस पर अटैक करो, इसको मारना चाहिए। उसके बाद देखे होंगे कि पुलिस पर अटैक हुआ, पुलिस को किडनैप करने का प्रयास किया, सिविलियन किलिंग हो गया। त्राल एरिया में 2 सिविलियन मारा गया, उसके बाद आपको कुलगाम में मारा गया, संगम में मारा गया, 6-7 सिविलियन पर अटैक है, इस नाम पर कि पुलिस का इन्फॉर्मर है, जबकि वह इनोसेंट सिविलियन थे। तो कहने का मतलब है कि उसी के वो खुद मारने इन्वॉल्व दैट नहीं हो, लेकिन इंस्टिगेट करके दूसरे मिलिटेंट से मरवाते थे। तो उस इसके चक्कर में बहुत सारे सिविलियन मारे गए हैं। और जब ये मारा गया, न्यूट्रलाइज हुआ, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सिक्योरिटी फोर्स के लिए बात कामयाबी है, पुलिस के लिए कामयाबी है, और आवाम को भी इससे राहत मिलेगी। अजीत साहब, आप कह रहे थे कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो कंट्रोल में है, लेकिन इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है, कब तक रेस्टोर होगा? और देखिए लॉ एंड ऑर्डर आईजी साहब के हुक्म से बनने होता है। आईजी साहब कुछ जो हमारे टूल्स है उसको यूटिलाइज करते हैं। उसमें पहला है कि कर्फ्यू इंपोज करना, कम्युनिकेशन में ब्लॉक लगाना, नाका लगाना, डिप्लॉयमेंट करना, ये हमारा टूल्स है, लीगल टूल्स है। तो इसी के चलते ना कंट्रोल होता है, ऐसा नहीं होता कि हम हुक्म दे तो कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप लगाना ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आप देखते हैं कि अगर नहीं बंद करते हैं तो अभी तक इतना रिमोट आप हेल्थ देखते हैं, पुराना वीडियो को अपलोड करता है, लोगों को स्टे करता है, हर जगह प्रॉब्लम होता है। कब तक रहेगा? बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेंगे हम लोग, कर लेंगे, फिर खोल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। साहब, क्या रियाज नायकू के जाने से माना जाए कि लीडरशिप जो है वो वाइप आउट हुई? और दूसरी बात, क्या रियाज नायकू टनल्स का इस्तेमाल करता था आने जाने के लिए या फरार होने के लिए? कोई टनल का अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उसका अपने एरिया में, लोकेलिटी में काफी हाइडआउट था। कम से कम 6-7 मरने के पहले हाइडआउट को हम लोग बस्ट कर चुके थे। ये 7वां हाइडआउट था जिसमें मिला ये, और बहुत कंट्रोल इससे होगा। क्या लीडरशिप खत्म हो गई है? ऑब्वियसली जो उसका मोस्ट जो एक्सपीरियंस लॉन्ग हैंडल लीडरशिप खत्म हो चुका था, उसका सिर्फ कारी यासिर मर गए, जैस का भी हो गया है, एजीएच की हो गया है, लेकिन लीडरशिप तो बनते रहता है। वो खुद बनाएंगे उसको, फिर उसके पीछे बढ़ेंगे। कौन बना है मुझे पता है, अभी ये शेयर नहीं करेंगे आप लोग को, शायद आप लोग पता भी होगा, लेकिन उसके पीछे भी हम लोग पड़े हैं। विजय जी, जो आर्टिकल 370 के जाने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि हॉट समर होगा, तो आपको लगता है कि जिस तरीके के हमले हो रहे हैं या इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, कोशिश की जा रही है कि उस तरीके के हालात बनाए जाए? देखिए जब से हम लोग कश्मीर जेएनके एकेडमी ज्वाइन किए, ये हम लोग मानते हैं कि होली मंथ रमजान में अटैक बढ़ता है, लेकिन हम लोग दो चीज हमारे लिए चैलेंज था। पहले होली रमजान मंथ था, दूसरा कोविड में डिप्लॉयमेंट। मेरा मैक्सिमम फोर्स लगा है कोविड डिप्लॉयमेंट में लगा है, लेकिन इस सिचुएशन के रहते हुए हम लोग प्लानिंग किए हुए थे, अभी भी किए हैं, उस पर जारी है कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को हम लोग लॉकडाउन नहीं करेंगे, इसमें तेजी लाएंगे और करते रहेंगे। वन लास्ट क्वेश्चन विजय जी, हमने देखा कि पहले सिर्फ एफसी जो होते थे उनकी बॉडी आप खुद ले जाते थे, लेकिन अब जो सिविलियंस हैं उनकी बॉडी को भी उनके परिवार को नहीं दिया जा रहा है। इसका क्या रीजन क्या है? अचानक से चेंज कर दिया। हनबारा जो अटैक में एक अनफॉर्चुनेटली एक लड़का जो मेंटेनेंस में था उसको गोली लग गया था। हम लोग उनके घर वाले के पास सोच के मोटिवेट किए कि अगर हमको आपको डेड बॉडी देते हैं, देने में कोई दिक्कत नहीं, पहले तो मीडिया में बता दिए इनोसेंट है, कुछ नहीं छिपाए हम। अगर आपको देंगे तो गांव वाले आपको प्रेशराइज करेंगे, 2000 लोग आ जाएंगे, उसके जुलूस में जाएंगे, जनाजा फ्यूनरल में। तो चूंकि रेड जोन एरिया है, तो
संभावना था कि स्प्रेड हो जाता वायरस वहाँ पर। उनके फैमिली मेंबर मुतमिन हो गए, उनके इज्जत के साथ गाड़ी में ले गए। हम लोग एक आइसोलेट जगह पे उनको बारामूला में लाश सेट करवाई इज्जत के साथ। नहीं, अदर मिलिटेंट्स जो लोकल मिलिटेंट्स थे उनकी बॉडी पहले परिवार को दी जाती थी, अब वो नहीं दी जाती। बिल्कुल, जब तक कोरोना वायरस का खतरा है तब तक हम लोग नहीं देंगे। सर फोन कब छोड़ेंगे? नेट तो आप ऑन ऑफ करते हैं, बात करेंगे फोन पे आपसे। थैंक यू वेरी मच। Hello and welcome. This is that time of the day when we get you Dr. Speak, our special show, daily show, where we put you in touch with experts who know all about COVID-19, because a lot of queries that are arising in one's mind these days, not just because of the lockdown, but because of the fact that the cases are still all around us. They're rising as well. All in our minds is about COVID-19, and all those questions will be answered. You can call on the numbers that are there on the bottom of the screen. You can also post your questions to a pinned tweet on the @DD News Live page. You can put your queries there, also on the Facebook page of DD News, and we'll take them up accordingly. With me is my colleague Rashni, and I'm Gautam. शुक्रिया गौतम। तो कोविड-19 से जुड़े हर शंका का, हर सवाल का समाधान डॉक्टर स्पीक में हम करने की कोशिश करते हैं। आपके जो भी सवाल हैं आप हमें भेजिए। सोशल मीडिया के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको कुछ नंबर दिखाई दे रहे होंगे, उन नंबर पर कॉल कीजिए, अपने सवाल पूछिए। यहाँ स्टूडियो में मौजूद स्काइप पर जुड़े हमारे विशेषज्ञ आपके हर सवाल का हर मुमकिन जवाब देने की कोशिश करेंगे। And let's introduce you to our experts as well. We have Dr. Anupam Prakash, Department of Medicine of the Lady Hardinge Medical College, and joining us on another medium, of course, is Dr. Rudra Prasad Acharya, Director of Surgical Oncology, or he's a surgical oncologist of Max Hospital. Welcome to you as well, Dr. Acharya. First to you, Dr. Prakash. These days, I think what people are most concerned about is that although the lockdown is being relaxed, it is on still till the 17th of May, and the cases are still rising. To what extent should people be concerned about these cases, and what should be their conduct in this scenario? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि आज की तारीख में सब लोग बहुत परेशान हैं। सब लोग पैनिक कर रहे हैं कि हमारे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। इतने दिन हमने लॉकडाउन रखा है और उसके बावजूद भी कोई असर नहीं आ रहा। तो मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन का बहुत ही अच्छा असर रहा है, और जिस रेट पे अगर आप बाकी देशों के लोग बढ़ रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अगर आप बाकी किसी भी देश से कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से भारत में जो कोरोना के केसेस की या कोरोना बीमारी की जो वृद्धि हुई है वो बहुत ही धीमे धीमे हुई है, बहुत ही एक धीमी रफ्तार पे हुई है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। इससे हमें एक तो तैयारी करने का मौका मिला है, हमारी वर्कफोर्स जो है काफ़ी ज़्यादा, और वेंटिलेटर्स और जो एमिनिटीज़ चाहिए जो इसकी रोकथाम में चाहिए वो भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक, पीपीई है, सैनिटाइजर्स हैं, ये सब चीज़ों की काफ़ी अच्छी तरीके से व्यवस्था हो गई है। तो एक तो बहुत ही धीमे रफ्तार पे ये बढ़ रहा है, तो इससे जो मॉर्टेलिटी है वो भी काफ़ी कम है। अगर आप देखेंगे भारतवर्ष में बहुत ही कम मॉर्टेलिटी है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो देशों में अब जो देखा गया है कि कितने लोगों का देहावसान हो रहा है। तो ये मैं मानता हूं कि बहुत ही ज़रूरी है ये समझना कि अगर आप जैसे देखेंगे पिछले 3 दिन में 3000 साढ़े 3000 लोग बढ़ने शुरू हो गए हैं और पहले कम बढ़ रहे थे, तो वो भी अपने में एक बहुत ही काबिल तारीफ चीज़ है, क्योंकि अब जो 3rd फेज ऑफ लॉकडाउन चल रहा है उसमें काफ़ी मरीज जो हैं, काफ़ी रियायतें दी गई हैं लोगों को, तो लोग अब निकल भी रहे हैं, तो बढ़ना जो है मरीजों का वो भी बढ़ेगा ही, तो उससे घबराएं ना। और दूसरी चीज है कि ये लॉकडाउन से ये नहीं सोचें कि बीमारी खत्म हो जाएगी। हमारा भ्रम ये रहा है कि हम सोचते हैं लॉकडाउन में हम घर के अंदर बैठेंगे तो बीमारी खत्म हो जाएगी। बीमारी अपने समय से जाएगी। हम उसका जो प्रोग्रेशन है, जो प्रोग्रेस है, वो रफ्तार धीमी कर सकते हैं, जो उसकी सीवियरिटी है वो कोशिश करके हम कम कर सकते हैं।
तो जो ये टाइम मिला है इससे ये भी एक फायदा हुआ है कि हम नई दवाएं हैं उनके ऊपर जो ट्रायल्स कर रहे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, जो वैक्सीन है उसको डेवलपमेंट में भी जो है तो हमारे लोगों के लिए भारतवर्ष में ज्यादा उपलब्ध होने की चांसेस हैं जब जी भी बिल्कुल। आएगी ये। तो इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि लॉकडाउन से हालात को नियंत्रण में लाने की पूरी जो कोशिश की गई थी उसमें कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिली है। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर आचार्य भी जुड़े हैं स्काइप पर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर, बहुत तुलना की जाती है हमेशा ही जब देश में जो हालात होते हैं दूसरे देशों से। अभी कहा जा रहा है कि हमारे देश में कोविड के जो हालात हैं, जो केसेस हैं, वो मामला अभी पीक पर नहीं पहुंचा है, चरम पर नहीं पहुंचा है। जब हम कहते हैं कि कोई मामला चरम पर नहीं पहुंचा है, हालात चरम पर नहीं पहुंचे, तो उसके क्या मायने हैं? देखिए, जो कोविड के केसेस बढ़े जा रहे हैं और नए नए केसेस, क्योंकि टेस्टिंग हमने बढ़ा दी, हमारी नंबर ऑफ जो केसेस है वो बढ़ने की नॉर्मल सी बात है। और अगर दूसरे कंट्री से देखें, वहां पे पीक पहुंच गया है और काफी मात्रा में वहां पे पेशेंट्स क्रिटिकल केयर में है और मोर्टेलिटी भी है। लेकिन भारत देश में क्योंकि जो लॉकडाउन के बजाय जो स्लो डाउन प्रोसेस किया गया, वो स्लो डाउन से क्या हुआ कि ये चीजें धीरे धीरे करके हो रहा है और अभी लॉकडाउन धीरे धीरे ग्रेजुअली खोल रहे हैं। प्लस टेस्टिंग कैपेसिटी हैज इंक्रीज टू मोर देन 1 लाख पर डे। और इसी के चलते क्या हुआ है कि जो हमें लग रहा है कि डेली 3000, 2500, 3000 केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली देखें तो बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में जा रहे हैं। और इतने देर में जो 40 दिन का हमें मोहलत मिला, 6 हफ्ते का, उसमें हमारे सारे लैब, सारे हॉस्पिटल फैसिलिटीज, सारे काफी सारे जगह तैयारी करने के लिए टाइम मिल गया। और अभी हमारा जो मकसद होना चाहिए वो होना चाहिए कि कैसे हम हमारी जो रिकवरी रेट है उसको बढ़ाएं और डेथ को मिनिमाइज रखें। क्योंकि रिकवरी रेट अगर बढ़ रही है, चाहे इंसिडेंस या टेस्टिंग की वजह से हमारे नंबर्स बढ़ेंगे, लेकिन हमारी रिकवरी रेट फास्ट हो जाएगी और हमारी डेथ सबसे मिनिमम रहेगी कंपेयर टू अदर कंट्रीज। आप देखेंगे हम काफी पीछे हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन द डेथ रेट। इसी समय में दूसरी चीज भी जानना जरूरी है कि कोविड के चलते हमें नॉन कोविड जो जितने बीमारी है उसके लिए भी अस्पतालें पूरे सारी तैयारी करके, क्योंकि उसमें उतना ही प्रिकॉशंस लेना पड़ता है ट्रीटमेंट देने के लिए, तो हमारी सारे अस्पतालें अभी तैयार हो गई है कंप्लीटली हेल्थ केयर को कंप्लीटली प्रोवाइड करने के लिए मरीजों को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोविड के टाइम में नॉन कोविड जो बीमारियां हैं उसको भी हैंडल करना एक और बड़ी जरूरत है। क्योंकि कोविड के लिए तो हम पूरा प्रिपेयर्ड है ही है, लेकिन नॉन कोविड हॉस्पिटल में जो नॉन कोविड बीमारियां आते हैं उनको हैंडल करके कैसे उनमें कोई भी तरह के कोविड की फैलने की चांसेस ना हो, उसकी जो तैयारी है वो और बड़ी है। लेकिन ये देखा गया है कि पूरे भारत में इसकी तैयारी इतनी बढ़िया से हुई है कि हम अब कंप्लीटली फुल फोर्स में नॉन कोविड ट्रीटमेंट देने के लिए नॉन कोविड हॉस्पिटल्स में भी तैयार है। तो कोविड तो कम हो ही रहा और उसके साथ में नॉन कोविड की पूरी ट्रीटमेंट हम दे पा रहे हैं। जी। Right, Dr. Nitesh Gupta is also with us. He's Assistant Professor and Nodal Officer, COVID-19, Safdarjung Hospital. Dr. Gupta, welcome to Dr. Speak. Just wanted to get an idea from you as well in terms of how people should be treating themselves and what should their conduct be depending, should it depend on what zone are they in, what their local authorities are saying? Because in a lot of places where the incidents are high, places there are red zones as well. In these places, people have started to wonder if they should bring in their part-time domestic helps or not. And it's a bit of a raging debate in a lot of group housing societies these days. So as per government guidelines, still zones have been already been divided. Like green zone activities are limited, orange zone some activities are limited.
and in that lot of activities are limited. So the discussion about all of this should be done with local authorities only, and then only any activity should be taken up. जी डॉक्टर अनुपम आपके पास आएंगे। आप बात कर रहे थे बढ़ते हुए मामलों की। जब इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी भी जब सामने आ रही है, लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी टर्म्स हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो बार बार सुन रहे हैं, जो उनको परेशान भी करते हैं और उसके बारे में उनको सही जानकारी नहीं मिलती है। एक ऐसे ही शब्द हैं कुछ एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स, इनके बारे में लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, पूछते हैं कि इनके क्या मायने हैं। इनके बारे में लोगों को जानना चाहिए या फिर जो डॉक्टर कह रहे हैं वहीं तक सीमित रहें? मेरा मानना यह है कि ये साइंटिफिक टर्म्स हैं और इनके बारे में कुछ ज्ञान होना चाहिए, खुद इस्तेमाल करने के लिए नहीं, लेकिन जब भी आपको कहा जाए तो आप उसके बारे में, कोई भी डॉक्टर आपको कहे कि ये लेनी चाहिए या ये करा लीजिए, तो आप तब प्रश्न करें कि ये मैं क्यों करा रहा हूं और इससे मेरा मैनेजमेंट या मेरा इलाज में क्या कोई फर्क पड़ेगा। तो आपने दो चीजें कही, दोनों ही बहुत ही विचारणीय हैं। पहली चीज है कि एंटीबायोटिक्स, तो ये जो कोरोना के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कोरोना एक वायरस है और एंटीबायोटिक्स वायरस के अगेंस्ट नहीं कारगर होती हैं, तो एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती हैं। कुछ दवाएं हैं जो कि टेस्टिंग चल रही है, जो कि एंटीवायरल एजेंट्स हम लोग कहते हैं, तो उनकी टेस्टिंग अभी तक जितनी भी है, हालांकि कुछ अभी कल ही आईसीएमआर ने भी कहा है कि हाँ हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो दवाएं जो भी है, एक तो पहली चीज खुद नहीं लेनी चाहिए, जैसा कि आपने कहा बिल्कुल ठीक है कि डॉक्टर की राय के बाद ही लेनी चाहिए। और दूसरी चीज है वो सारी जितने एंटीवायरल एजेंट्स प्रयोग में लाए जा रहे हैं वो उस स्थिति में लाए जा रहे हैं जो केसेस सीवियर हैं। तो मेरा मानना है कि एंटीबायोटिक्स तो बिल्कुल ही नहीं लिखनी है और ना लेनी है, कोरोना के लिए कारगर नहीं होंगी। और दूसरी चीज रह गई अब आपकी एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज जो है ये शरीर उत्पन्न करता है किसी भी चीज से लड़ने के लिए, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो। तो इसके लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है कि हमारा शरीर एंटीबॉडीज माउंट करे। तो वो काफी सारी चीजें हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कि हमारे शरीर में कितनी एंटीबॉडीज होंगी, और अगर एक बार इन्फेक्शन होता है तो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो वो एंटीबॉडीज क्या आगे इन्फेक्शन से बचाने के लिए सक्रिय होंगी, ये हमें अभी नहीं पता। इसमें अब वैक्सीन का भी एक रोल आता है, उससे भी जुड़े सवाल आते हैं। लेकिन एक इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए राजकोट से, अजीत, उनके पास चलते हैं। अजीत, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ, अपना सवाल पूछिए प्लीज। हाँ जी, मैं बीएससी बायोकेमिस्ट्री अभी पढ़ रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि जो प्लाज्मा थेरेपी अभी जयपुर में कुछ लोगों को दी जा रही है, तो एक्चुअली प्लाज्मा थेरेपी है क्या? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि कुछ कोरोना के जो पेशेंट हैं उनके केसेस असिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई सिम्टम्स दिखते नहीं हैं, तो उसकी वजह क्या है? और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी तक भारत में कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं? जी, संगीता भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं। एक और कॉलर है दिल्ली से। संगीता, आप भी अपना सवाल पूछिए। Sangeeta from Delhi. I'm 55 years old. So my question is that, past few weeks I've been feeling very fresh and I have a body ache also. But जब मैं temperature check करती हूँ अपना, तो temperature इतना नहीं होता, 98.3. I mean, it's like that. And so I just wanted to know there's no loss of appetite नहीं है, loss of weight नहीं है, कुछ भी नहीं है. And in the morning when I get up, एक tastelessness सा महसूस होता है मुझे, normally जो fever के बाद होता है. So I was just wondering that do I have to go out to get a test done? It's been happening for a good 3 to 4 weeks now. And the second question, since we have an oncologist on board, is for my husband who was a cancer patient 2 years back. He got himself operated. Now after every 6 months we get a PET scan done. So now 6 months हो गए हैं, he's due. He's 61 years old. So is it advisable to expose him, to take him out and get a test done, or should we wait? So I would just like to ask that. Thank you. Okay, Dr. Acharya would like to come in to answer that question on the Sangeeta's husband who's had cancer and requires regular PET scans. बिल्कुल, क्योंकि जो कैंसर की ट्रीटमेंट है वो कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जो फॉलोअप है, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आपको डायरेक्टली अभी हॉस्पिटल को पहले जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले व्हाट्सएप, वीडियो कंसल्ट, कुछ भी करके आप अपने जो सेंटर है, जो आपकी ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट है, उनके संपर्क में आइए, उनसे पूछिए
क्योंकि एवरी 1.5 महीने में कोई पेट स्कैन नहीं होता। जो फॉलोअप होता है वो यूजुअली 3 मंथली होती है, और 3 महीने में आपकी प्रॉपर फॉलोअप अगर ड्यू है और पेट स्कैन ड्यू है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर पूरी प्रावधान है, पूरे भारत देश में पूरी सारी प्रोटेक्शन गियर, और सारे लोग नॉर्मल, मैंने यही बोला कि नॉन कोविड चीजों को ट्रीट करना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसमें आपको मिस करने की जरूरत नहीं है। आप अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करिए और जाके आप अपना पेट स्कैन कराइए। और पेट स्कैन करने के लिए अभी जो पेट स्कैन मशीन है उसको भी डेली हर पेशेंट के होने के बाद कंप्लीट सैनिटाइज किया जाता है, और पेट स्कैन सेंटर में भी जितने लोग आप पाएंगे सारे लोग कंप्लीटली जो सावधानियां बरतनी है वो सारे बरत रहे हैं। और आप भी जब जाएंगे तो एक मास्क लेके जाएंगे, मास्क के साथ जाएंगे, और कहीं पे टच करने की जरूरत नहीं है, और आप प्रॉपरली आपको गाइड करके आपका पेट स्कैन कर दिया जाएगा और ऑन्कोलॉजिस्ट की कंसल्टेंट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग इस समय पूरी तरह से सारी ट्रीटमेंट प्रणाली अभी जारी रखे हैं, किसी को इसमें डिले करने की जरूरत नहीं। जी, डॉक्टर नितेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक सवाल हमारी कॉलर ने, संगीता ने पूछा था कि उन्हें थकान रह रही है और भी दूसरे उनके भीतर लक्षण है, बॉडी एक की बात कही थी बिल्कुल, थकावट है, शरीर में नहीं। दर्द है, लेकिन बुखार नहीं है। तो किस तरीके से वो ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़े, या फिर उन्हें घर पर ही रुकना चाहिए या किसी टेस्ट के लिए आगे जाना चाहिए? डॉक्टर नितेश, आपसे जानना चाहेंगे। हेलो, यस, गो अहेड डॉक्टर गुप्ता। जैसे कि पेशेंट ने बताया कि उनको बॉडी एक है, गले में थोड़ी खराश है, बुखार नहीं है, तो ऐसे में अपना बुखार दिन में 2 से 3 बार चेक करना चाहिए। और अगर कभी बुखार आता है तो अपने पास में जो भी हॉस्पिटल है वहां जाके एक बार दिखाना चाहिए। जी, थैंक यू डॉक्टर गुप्ता। और दूसरा एक जो कॉलर थे हमारे, उन्होंने सवाल किया था प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जानना चाहते थे कि वो क्या है, and what does it involve, and what kind of hope does it hold out for the patients of COVID-19? Could you respond on that as well, Dr. Gupta? So प्लाज्मा थेरेपी इज समथिंग लाइक कि आपके whenever जो आपके पुराने पेशेंट्स हैं जिनको बीमारी होके जा चुकी है। Dr. Gupta, I'll ask you to hold on because we have a live press briefing that we need to go to. DG NDRF is addressing on the incident that is taking place, the chemical gas leak incident in Visakhapatnam. Briefing about the incident that happened in a chemical factory this morning. How we have structured is there are 3 sets of issues to talk about. We will talk about what was the incident, what is the broad impact that we know right now, what have we done from here in the central government, this response of the National Disaster Response Force, which was deployed very swiftly. And then finally, Dr. Guleria will talk about some do's and don'ts for general public that is exposed to the chemical, as well as for the medical practitioners. So this morning, as you already know, there was a chemical leak in a factory about 20 kilometers from Visakhapatnam. The gas that has leaked is called styrene. We'll tell you a little bit about what we know about the properties of this gas. It's toxic, it's injurious to human health, and so far what we know is that 9 persons have lost their lives. Nearly 1,000 people were directly exposed in the living in the close proximity to the plant, and they have been evacuated, and medical treatment is going on. I will hear more details shortly. Soon after that, this morning, Honorable Prime Minister chaired a meeting of the National Disaster Management Authority, which he is the chairperson of. He took stock of the situation on the ground, as well as the response that has happened so far and the response that is required from across the board.
Although it is a chemical disaster, the response requires expertise on chemical side, expertise on chemical management side, as well as expertise on the medical side, expertise on evacuations and so on. So what should be the across-the-board response is something that Honorable Prime Minister took stock of. Right after that, the National Crisis Management Committee met in the chair of Cabinet Secretary and designed specific steps that we need to take to contain the effect. First of all, to ensure the safety of people who've been affected, but also to manage the emergency on the ground. The NDRF team, as most of you know, all NDRF teams have a minimum capacity to deal with chemical, biological, radiological and nuclear accidents. So CBRN teams of NDRF are deployed very quickly to support the local government as well as the state government. They have assisted with the evacuation of communities in the immediate vicinity. The DG NDRF will shortly talk about it. In addition to that, the central government is mobilizing specialized CBRN teams from Pune, where we have the core capacity on CBRN of NDRF located, and fly them onto the site to see what is the kind of technical support that can be provided to the plant, to the state authorities, to the local authorities as well. We are also mobilizing from the central government specialized technical support to assist the medical practitioners in the area who may not have dealt with this kind of chemical emergency. How do you deal with people who have exposed from the medical perspective? So basically, this is a quick overview. With that, I turn over to DG NDRF, Mr. S.N. Pradhan, to talk about the NDRF response. Thank you. Thank you. The National Disaster Response Force, as you all know, is the first responder, the federal first responder for any kind of disaster. This was a chemical gas leak, and the incident happened, as per report, at around 2:30 a.m. in the night, previous night. Initially, the people were affected in terms of throat irritation, skin irritation, and some toxic gas smell. So the local villagers tried to contact the local administration and the local police station, and the initial movement was from the local police station, the local civic administration, and the fire services. Around 5:30 or 5:45, the local NDRF unit, which is stationed in Visakhapatnam, which is called the Regional Response Center Unit, RRC unit, was informed, and the RRC unit immediately rushed and was there within half an hour. And after that, they helped in two ways. The first was for neutralizing the situation inside the polymers, LG Polymer factory itself. And the second is for the evacuation of the villagers near the factory site, which is the abutting village of Venkatapuram. So about 200 to 250 families were evacuated, and door-to-door search was done by the NDRF. As you all know, that the NDRF is, as the member Mr. Kamal Kishore said, NDRF is equipped with experts who handle chemical disasters. So this team also had experts, and those were suited up in the chemical resistant suits as well as oxygen cylinders, and they went into the premises and also door to door to recover people who may be stranded. There were some people who were unconscious or semi-conscious. There were people who were not able to move. There were children, there were women, there were people who are elders. All of them were helped, and in the process more than 500 persons were evacuated from that area. The NDRF also has stayed back and will stay back. The unit will stay back in that area till we are absolutely sure that situation is absolutely under control. As things stand, the reported death toll, as reported by the Andhra Pradesh authorities, there is 9 dead, and there are some people who are critical, but there are most of the people who have been given first aid and relative treatment, and they are generally fine.
The NDRF on its part will continue to be on the site, as I said, and it will assist the local administration till it is required. So I underline till it is required. Additionally, as hinted by the member, an expert team of NDRF will be flying in from Pune into Visakhapatnam. Now let me explain about this team. As I must explain that NDRF has specialized teams all across India, and some teams are more specialized than others. The chemical, biological, radiological and nuclear team, specialized team, happens to be in the 5th Battalion Pune of NDRF, CBRN team. So this is a chemical disaster, and that's why the commandant, Mr. Anupam Srivastav, and his team of 4 personnel will be flying in from Pune to assess the situation on ground and to give any assistance that is required. So as of now, things are under control. I would say that the leakage situation is much better now, in the sense that the silo that was leaking is now down to minimal, and there is hardly any leakage there. But as I say that, I also underline that we will be there till that leakage is totally plugged, and other measures to neutralize the entire chemical situation there is also being taken. So overall, the situation is under control, and I think overall we can say that now it is a question of rehabilitation and treatment of the people who have been affected. That's all from the NDRF. From AIIMS, Dr. Guleja, please. नमस्कार. This is unfortunate incident जो आज सुबह हुआ विशाखापट्टनम में गैस लीक जो है. This is, as has been already told, it's a compound styrene, which is an alkaline benzene compound. अगर हम इस compound की बात करें तो it can basically cause harm to humans by inhalation, by ingestion, by effect on the skin, and effect on the eyes, what we call ocular effect. Inhalation say it can cause mucosal irritation, irritation in the throat, in the airways, which can lead to coughing. It can lead to breathing difficulty and wheezing or whistling sound in the chest. And if the inhalation is at a high level, it can lead to breathlessness and respiratory distress. The absorption of this compound can also lead to what we call CNS depression. That is, affects the brain, leading to headache, nausea, vomiting, weakness, fatigue, unsteadiness of gait. People get unsteady and have difficulty in walking and sometimes fall because of that. In high exposure, it can lead to coma, pulmonary edema, and sometimes even lead to irregular heartbeat. Effect on the skin is usually mild in the form of irritation, itching, some degree of dermatitis can happen, and it can also irritate the eyes, leading to again irritation. A syndrome known as styrene sickness has also been described, which leads to nausea, vomiting, and again unsteady gait, which has been said could be if you're in a drunken state. There is, as far as treatment is concerned, there is no specific antidote. There is no definite medicine for reversing the effect of this compound, and treatment does remain mainly supportive. The first thing that one needs to do is remove the individuals from the affected area, and as you've heard, that has been done aggressively since early morning. Individuals, because of exposure that can happen through clothes are to be removed. The exposed eyes can be washed with water, and you can use an absorbent like tissue or towel to clean the skin so that the deposition of the skin is clean. Water can also be used. And then these individuals have to be monitored for any breathing difficulty and for any drowsiness, because like I said, it can affect the lungs, but can also affect the brain. Main treatment strategy is to watch out for any breathing difficulty and airway management. Some of these patients will require to be intubated and put on a ventilator. Many will just require oxygen therapy, and we have to monitor for their oxygen, respiratory rate, and their CNS depression. If there is bronchospasm or breathing difficulty, sometimes nebulization can also be given as far as treatment is concerned. In some, there is some data that in very sick patients, even steroids have been given when there is acute lung injury. So by and large, it tends to be an illness which is not universally fatal. In most people, there is good recovery. It causes more irritation of the airways, and depending on the degree of exposure,
the effect can be much higher. So those who have had a very close exposure, they are the ones who have a higher chance of having severe effects. Currently, as has been said, that although a large number of people are admitted in the hospital, most of them are stable and should hopefully make a good recovery. Thank you. Just one update on the deaths. The latest figure is now 10. I just got the information that 10 people have succumbed. Friends, details coming from sport round will be shared with you as and when we get it. But experts are here. So any specific questions? Okay, 53. सर मैं रविकांत हूँ न्यूज़ नेशन से। सर लॉकडाउन में ये जो छूट दिया गया उसके बाद जो Please, this briefing is only for this particular purpose. Just focus on this. यस यस सर, जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, आगे भी बहुत सारी फैक्ट्रियां ओपन होंगी, तो आप लोगों की तरफ से क्या गाइडलाइंस जारी की जाएगी ताकि इस तरीके के इंसिडेंट आगे ना हो? See, on the chemical, biological, radiological, nuclear, CBRN safety, there are detailed guidelines put out by the National Disaster Management Authority. I think all of those guidelines have to be followed. वो सारी जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं अब तक वो लागू किए जाने चाहिए. उसमें कोई नया बदलाव करने की जरूरत नहीं है. हाँ, जहाँ फैक्ट्रीज में, कारखानों में, प्लांट्स में लोग काम करते हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स उनके अपने ऑपरेशन के अंतर्गत किए जाने चाहिए. लेकिन जहाँ तक केमिकल सेफ्टी का सवाल है, उस पे हमारे रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस बहुत क्लियर हैं. उसको जैसे पहले हम रिगरसली इंप्लीमेंट करते थे, वैसे ही इंडस्ट्रीज को करने की जरूरत है. 14. सर मेरा सवाल डॉक्टर गुलेरिया से है. जो लोग वहाँ पे अस्पताल में हैं या फिर जो लोग अपने घरों में, क्या उनको अभी कोई विशेष हिदायत की ज़रूरत है या फिर वो निश्चिंत रहें कि अब कुछ उनको नहीं होने वाला है? तो जो लोग वहाँ पे हैं उनको तो वहाँ से विलेजेस को इवैक्यूएट कर दिया गया है और उनको मॉनिटर किया जा रहा है कि उनको जैसे मैंने कहा 2 मेन इफेक्ट्स है, रेस्पिरेटरी और सीएनएस, उसके कोई असर तो नहीं है. जो हॉस्पिटल में लोग दाखिल हुए हैं जिनको कोई सिम्टम्स हैं, चाहे वो इरिटेशन ही हो, चाहे वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो, उनको भी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है. एंड देयर इज ऑल्सो अ हाउस टू हाउस विजिट इन दैट एरिया टू सी कि कोई किसी और जो सराउंडिंग एरियाज में है किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है. घर में एक तो एक्सपोजर, आपको अंदर ही रहना, एक्सपोजर अवॉइड करना है. आउटडोर जो गैस है, द गैस डजंट स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अगर इरिटेशन हो तो वॉश करना है अपने आंखों को. स्किन में अगर लगे इरिटेशन है तो उसको किसी टिश्यू से क्लीन कर सकते हैं, पानी से धो सकते हैं. और अगर सांस की तकलीफ हो या ड्राउजीनेस हो तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना चाहिए. 153. So, Polemy from India Today. My question is one about the radius of the area from where people have been evacuated. Second question is about the treatment that's going on in KG Hospital. How many are critical of those? And also initial findings are suggesting a burst in the valve which was controlling the gas over there. Probably some semi-experienced labor handled the situation, as a result of which this incident happened. Could you throw some light on that? So there are 3 questions. The first part maybe DG and DRF can take. Well, the incident, as I said, happened at 2:30 a.m. in the night. So it was actually only the factory personnel who were there, and it's a matter of investigation exactly what is the cause of the leakage. So that is under investigation. The local police has already started proceeding in that direction. So we'll know that very soon, I think. But the evacuation has happened primarily in the nearby villages. Venkatpura is the first village which is most abutting the site, and then further villages were also intimated by the local administration just to be on the side of safety, and that's why those villages also were evacuated. So you could say in a radius of about 3 kilometers the people were evacuated. 116.
सर ब्रह्म प्रकाश दुबे जी न्यूज से। मेरा सवाल प्रोफेसर गुलेरिया जी से है। सर जो इसका इम्पैक्ट है, जो लोग भी प्रभावित हैं, जो परेशानियां हो रही, क्या ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी करेगा? क्या इसका किस तरह से प्रभाव देखते हैं? कहीं भोपाल गैस ट्रेजेडी की तरह लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो नहीं इसका रहेगा? तो चांसेस ऑफ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आर लेस, बिकॉज ये जो कंपाउंड है ये बॉडी से मेटाबोलाइज होकर जल्दी निकल जाता है. दिस इज एन acute exposure rather than a chronic exposure. But we will have to follow up and see. But as of now, the data doesn't suggest a significant long-term effect. 60. सर एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन था। प्रणय उपाध्याय हूँ एबीपी न्यूज से। कितने लोग क्रिटिकल हैं अभी? आईसीयू में कितने लोग हैं? वेंटिलेटर पे आपने कहा कि जरूरत पड़ती है कुछ लोगों को रखने की जो क्रिटिकल एक्सपोजर में हो, तो ऐसे कितने लोग हैं? इनिशियली जो सूचना मिली थी 20 से 25 लोग क्रिटिकल हैं, लेकिन पहले सूचना थी कि वेंटिलेटर्स पर है, लेकिन जो विशाखापट्टनम मेडिकल कॉलेज है उसमें कोई वेंटिलेटर पर नहीं है अभी। तो ये खबर हम लोगों को अभी सुबह जो मीटिंग हुई है उसमें मिली। तो हम लोग अभी और भी हॉस्पिटल्स में अगर पेशेंट्स हैं तो उसका हम लोग पर्टिकुलरली डिटेल्स ले रहे हैं, लेकिन अभी जो सूचना है क्रिटिकल में 20-25 थे सुबह तक, बट दे वर स्टेबल। 35 और डेथ टोल अभी 11 हो गया। अभी जो लेटेस्ट मेरे को कमांडेंट ने भेजा है 11 डेथ्स। सर संदीप फ्रॉम न्यूज 18 इंडिया। सर मेरा जानना था कि कितना अमाउंट ऑफ गैस जो लीकेज हुआ और कितनी देर तक ये एटमॉस्फेयर में रहेगा, कब तक ये डिसॉल्व हो पाएगा एटमॉस्फेयर में? और देखिए जो स्टाइरीन गैस है जो मेंबर साहबान ने बताया, उसमें जो टेक्निकल प्रॉपर्टी है वो है कि इट इज हेवियर देन एयर, और वो पानी पड़ने पर वो नीचे आ जाता है और न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। तो वहाँ पर काफ़ी स्प्रेइंग ऑफ वाटर हुआ है और इसलिए वो जो उसका जो इन्फ्लेमेबिलिटी है वो काफ़ी घट गया है। दूसरी बात यह है कि जो टेक्निकल पेपर्स हमारे पास उपलब्ध हैं, ये अब देखने की बात होगी, इन्वेस्टिगेशन की बात होगी कि कितना एग्जैक्टली लीक हुआ है, हाउ मेनी किलोज ऑफ गैस, दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट ये तय कि अब गैस का जो इंटेंसिटी है वो काफी कम हो गया है। हम लोगों को ध्यान देना होगा कि लीकेज जो है 2:30 बजे रात से ही शुरू हो गया था और काफी अंतराल पार हो गया, और जो हमारे पास जो भी टेक्निकल पेपर्स उपलब्ध हैं उसमें ये दर्शाया गया है कि 6.5 से 7 घंटा इसका ज्यादा असर रहता है। तो मुझे लगता है कि वो असर का समय काफी कम हो गया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे आगे असर और कम होता जाएगा, लेकिन हम लोग कांस्टेंट वॉच कर रहे हैं। लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैसेज ये है कि द सिचुएशन इज अंडर वॉच एंड क्लोज मॉनिटरिंग एंड वी विल बी देयर टिल एवरीथिंग इज सेफ। लास्ट क्वेश्चन 55। सर मैं नीरज हूँ एबीपी न्यूज से। मेरा सवाल है मेंबर एनडीएमए से। सर पीएम की बैठक हुई जब आज सुबह, तो पीएम ने आप लोगों को क्या निर्देश दिए, क्या बातें हुई, उनकी तरफ से क्या कहा गया? पीएम की मीटिंग में सबसे पहले तो उन्होंने जायजा लिया कि ऑन द ग्राउंड क्या हुआ, क्या केमिकल है, उसकी क्या एंटीडोट है या नहीं है, और क्या उसके लिए बचाव कार्य में क्या काम होना चाहिए और एहतियाती तौर पे क्या काम होना चाहिए। और उसके लिए हम केंद्र सरकार की ओर से जो हमारी टीमें आंध्र प्रदेश में हैं, सिर्फ वो ही नहीं, देश के और हिस्सों से भी हम क्या रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सकते हैं, जिससे जैसे कि डीजी एनडीआरएफ ने कहा कि जो स्टाइरीन गैस है वो 6-7 घंटे तक रहती है, उसका डीकंटेमिनेशन के लिए क्या एडवाइस देनी है, वो देश के किस इंस्टीट्यूशन में उपलब्ध है, उसको कैसे जल्दी से जल्दी मोबिलाइज करके ग्राउंड पे उपलब्ध कराया जाए, इस बारे में उन्होंने दिशा निर्देश दिए और उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू। So there you saw all the briefing that was about this incident that has taken place in Visakhapatnam, a leak from a polymer firm, a factory really, of styrene gas that has so far claimed 11 victims. The count has been going up, Rajni, and that is a worrisome factor because the briefing also mentioned that 200 to 250 people had to be evacuated. The NDMA was there at the briefing, the NDRF, its top official was there, and also there was Dr. Randeep Guleria, who's Director AIMS, to talk about what kind of a gas is styrene and what kind of an impact can it have.
the good things that one can draw from this briefing is that styrene is not as toxic as the gas that leaked when the Bhopal incident happened, and its effect was also said to be in the atmosphere for about 6.5 to 7 hours. It's heavier than air, so it tends to settle down. It is flammable as well, but by now the situation has been managed. There's been spraying as well in the area, and that reduces its overall flammability and other toxic impacts. And there is acute exposure, that's what Dr. Guleria said, and not long-term exposure. Long-term exposure has different implications, but here there was acute exposure, that is a large amount in a short span of time, and that will not have as much of an impact as there is long-term exposure. बिल्कुल गौतम, और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि पुणे से एक टीम एनडीआरएफ की गई है वहां रेस्क्यू करने के लिए। जब तक पूरे हालात नियंत्रण में नहीं होंगे वो टीम वहीं पर रुकेगी, लोगों को रेस्क्यू कराएगी और उनकी मदद करेगी। डॉक्टर अनुपम, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जब इस पूरे हादसे के बाद भी आया कि लोगों को सांस की तकलीफ हुई और इस गैस ने लोगों के लंग्स पर, लिवर पर इफेक्ट डाला। इस पूरे हादसे के बाद लोगों की जो तादाद थी वो अस्पतालों में बढ़ी और वहां पर ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग जो पहुंच रहे थे उनको भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। इस पूरे अगर सिनेरियो का हम डॉक्टर अनुपम देखें स्वास्थ्य अमले की दृष्टि से या हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं के हिसाब से, और इसमें एक तरीके से हमने ये किया है कि एक विपरीत हालात का सामना किया। कोविड के मरीज भी रहे होंगे वहां पर, ऐसे मरीज भी रहे होंगे जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है, उसके बावजूद हमने इस स्थिति को संभाला। नहीं, बिल्कुल एक बहुत अहम बात है ये, और मेरा एक संदेश ये रहेगा कि आज की तारीख में कोरोना के अलावा, जैसे कि डॉक्टर आचार्य भी कह रहे थे, तो कोरोना के अलावा भी बीमारियां जो हैं वो जाएंगी नहीं। ये ठीक है कि घर में रह रहे हैं लोग, एहतियात ज़्यादा बरत रहे हैं, तो कम हो रही हैं वो बीमारियां आज की तारीख में, और लोग थोड़ा बहुत टेलीमेडिसिन से, जैसे हमारे लेडी हार्डिंग में भी टेलीमेडिसिन चल रहा है, तो उससे आदत, मतलब फ़ोन से कंसल्टेशन करके, जैसे कि डॉक्टर गुप्ता ने भी कहा, तो उससे लोग अपनी छोटी छोटी बीमारियों का तो निवारण कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ये हम ध्यान रखें कि सिर्फ कोरोना पे हम केंद्रित नहीं रहें, और जो नॉन कोरोना या नॉन कोविड इलनेसेस हैं वो ज़रूर रहें। और इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कोरोना से भारत में जितनी मोर्टेलिटी है वो सिर्फ 3.3% है आज की तारीख में जितनी है, जो कि बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन हमारे देश में इससे भी अधिक बीमारियां हैं, मलेरिया है, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, जो कि कहीं ज़्यादा जिनकी मृत्यु दर है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि बाकी बीमारियां निगलेक्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। तो जैसे आपने कहा, बहुत अच्छे तरीके से ये मेंटेन किया गया जो गैस ट्रेजेडी हुई है, क्योंकि ये आमतौर पे जहाँ भी फैक्ट्रीज होती हैं, केमिकल फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वहाँ लीक्स कभी कभार हो जाते हैं। हालांकि बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशन इन जगह बरते जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभार ये जो है ट्रेजेडीज हो जाती हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट है। एक आपात स्थिति का हमने सामना किया है इस सिचुएशन में, और अच्छे तरीके से किया है। बिल्कुल। हमारे साथ कॉलर लगातार जुड़ रहे हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, लेते हैं उनका सवाल। I think we've lost that line, but Dr. Rudra Prasad Acharya is with us. Dr. Acharya, the caller whose questions we couldn't take, one was about plasma therapy. Could you tell us a little bit about that, because that is something that is right now being assessed, and there are studies that have been undertaken to understand if it's effective in treating patients of COVID-19. I'm not an expert on plasma therapy. I understand that. But if you see the concept is when the disease affects, the body produces the antibodies. The antibodies are in the blood circulation. So those people who got infected and got cured and they are discharged, so they are the fittest person who are running with antibody. It is called as polyclonal antibody. Multiple type of antibodies are there in the blood, which is being now taken as a plasma from the patient, and that is being given to the persons who are critical. And इससे क्या होता है कि वो एंटीबॉडीज जो वायरल एंटीजन है उनको न्यूट्रलाइज करते हैं और पेशेंट की रिकवरी फास्ट हो जाता है। लेकिन ये अभी जैसे कोरोना नया है, ये ट्रीटमेंट भी नया प्रणाली है, बहुत जगह ये ट्रायल एंड एरर बाहर की कंट्री में हुई है, इंडिया में भी मल्टीपल जगह चल रहे हैं, एस्टेब्लिश पद्धति नहीं है।
फिर भी अगर किसी को इम्प्रूवमेंट हो रही है तो देने में क्षति नहीं है, यही कैसे। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कैलाश जुड़ गए हैं मुंबई से। जी कैलाश, अपना सवाल पूछिए। मैडम दो सवाल है। नंबर वन, जो ये हमारा जो कोरोना का जो टेस्ट है, जो स्वैब जो नोज और थ्रोट से निकाले जाते हैं, क्या ये ब्लड से भी टेस्टिंग किया जा सकता है? ब्लड टेस्ट से भी कोरोना का मालूम पड़ सकता है? सेकेंड क्वेश्चन, ब्रोंकाइटिस जो है, जो जिनको ब्रोंकाइटिस का इश्यू है और जो कॉफ लेते हैं, उनको क्या स्पेशल प्रिकॉशन लेने हैं इस दरमियान? बाहर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मास्क तो लगाते हैं, हाथ तो धोते हैं, उसके अलावा? तो अगेन आई रिपीट द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये स्वैब्स और तो थ्रोट से जो निकाला जाता है इससे हमको पता चलता है टेस्ट, क्या ये ब्लड से भी हमको पता चल सकता है कि ये कोरोना है या नहीं है? ब्लड टेस्ट से भी पता चल सकता है? जी डॉक्टर अनुपम टेस्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या ब्लड से भी इसके बारे में? बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ब्लड टेस्ट हैं, एंटीबॉडी टेस्ट पहले आए भी थे, लेकिन वो यहाँ पे जो टेस्टिंग हुई शुरू में, प्रिलिमिनरी टेस्टिंग जो हुई जयपुर वगैरह में, वहाँ पे वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिले जितने हमें अच्छे सेटिस्फैक्ट्री मिलने चाहिए। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो थ्रोट स्वाब, नेजोफेरेंजियल स्वाब और ओरोफेरेंजियल स्वाब जो है, जो स्वाब ली जाती है जिसमें पीसीआर टेस्टिंग है, वही गोल्ड स्टैंडर्ड है और वो बहुत ही जल्दी टेस्टिंग करके बता देता है। तो और अगर आपको इलाज देखना है कि कब नेगेटिव हो गया है, उसके लिए एंटीबॉडी टेस्ट हमें नहीं बता पाएंगे, तो उसके लिए हमें थ्रोट स्वाब या जो नेजोफेरेंजियल स्वाब है वो ही करनी पड़ेगी। तो हर टेस्ट के अपने एडवांटेजेस, अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो हर एक का फायदा नुकसान है। अगर हम पब्लिक में देखना चाहते हैं, जनता में देखना चाहते हैं कि हाँ कितने लोग अफेक्टेड हैं, हो सकता है कि जब ये पैंडेमिक थोड़ा सा कम हो जाए तब हम जानना चाहें कितने लोग एक्चुअली अफेक्ट हुए। क्योंकि जैसे कि एक सवाल था कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स क्यों हो रहे हैं या एसिम्प्टोमेटिक क्यों हो रही है बीमारी, तो ये है कि हर वायरल इलनेसेस में, हर बीमारी में कुछ पेशेंट्स होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो वैसे ही कोरोना वायरस के साथ है, कोरोना वायरस को अलग से ना देखें, कोरोना वायरस भी अलग वायरसेस की तरह ही है, बाकी जैसे है। एक और जुड़ा हुआ सवाल था, सॉरी, एक और जुड़ा सवाल मैं भी पूछना चाहता था। एक और टेस्ट आया है जो CSIR की साइंटिस्ट की टीम ने डेवलप किया है, इसको फेरुदा उन्होंने नाम दिया है। इट्स अ पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप दैट्स बीन डेवलप्ड एंड इट्स अ, I don't know what this is, but it's a CRISPR Cas-based approach to diagnose COVID-19. आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर अनुपम? आपसे ही सवाल। हाँ, ये जो है जीन एम्पलीफिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी होती है, वैसे ही ये कुछ जीन सीक्वेंसेस टेस्ट करती है। क्रिस्प जो CRISPR करके है, सो दैट इज कैस जो है, दैट इज दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दैट इज अगेन वन टाइप ऑफ टेस्टिंग दैट कैन बी एम्प्लॉयड। तो बहुत टेस्ट हैं जो पहले क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है कि सस्ता भी होगा, जल्दी भी नतीजा देगा, आधे घंटे में नतीजा बना है, तो अच्छी बात है। मेक इन इंडिया है तो फायदा है अपने लोगों के लिए, तो कम कॉस्ट पे अवेलेबल होगा, ये बहुत अच्छी बात है। कहने की मई के एंड तक शायद कमर्शियली अवेलेबल भी हो जाए। हाँ, टेस्टिंग एक बार हो जाती है और रिजल्ट्स अगर सेटिस्फैक्ट्री होते हैं, उसको वही थ्रोट स्वाब से टेस्टिंग करके जब पता चलेगा तो देन वी कैन एम्प्लॉय इट इन फील्ड टेस्टिंग आल्सो। लेकिन जिस तरह से एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में कहा जा रहा है कि वो गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, इसको भी गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं माना जाएगा कि ये हो सकता है कि इसके अलावा और किसी टेस्ट की जरूरत ना पड़े? जो थ्रोट स्वाब है उसको लेने की अपनी दिक्कत है कि उसको जो है आपको लेना पड़ता है जांच करके। ब्लड टेस्ट की अपनी सुविधा है, मरीज के लिए बहुत अनुकूल रहता है, आराम से वी आर यूज्ड टू गेटिंग ब्लड टेस्टिंग डन। तो हर चीज के जैसे मैंने कहा फायदे और नुकसान है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड तो पीसीआर ही रहेगा, लेकिन ये है कि हाँ, अगर ये इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी जो हम लोग कहते हैं, अगर वो क्लोजली है इसके पीसीआर के, देन इट कैन बी यूज्ड। जी डॉक्टर आचार्य इस बीच जुड़े हैं हमारे साथ। डॉक्टर आचार्य, ब्रोंकाइटिस के बारे में हमारे कॉलर ने पूछा था, बहुत कम वक्त है, जल्दी से जानना चाहेंगे कि जो दूसरे फेफड़ों से जुड़ी जो दूसरी समस्या है, उनके मरीज इस वक्त क्या अपना ध्यान रखें? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि ये जो बीमारी है ये आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इसमें बेस्ट है कि जिनका ऑलरेडी कोई भी, चाहे अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, कोई भी चीज हो, तो उनको नॉर्मल लोगों से ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। और उनको यही है कि जितने घर से कम निकले अवॉइड करें, और घर में अगर और मेंबर हैं जो नॉर्मल है उनको बाहर आने दें। और अगर कोई सिम्टम में बढ़ोतरी होती है तो जरूर अपने डॉक्टर को, जिनसे भी सलाह कर रहे हैं उनसे सलाह करिए, क्योंकि दोनों की कई बार जो है ओवरलैप सिम्टम्स हो सकती है। तो अगर कोई भी सिम्टम की बढ़ोतरी होती है
तो उसमें आपको अपने डॉक्टर को दिखानी जरूरी है। और जो सावधानियां जैसे मास्क हमेशा पहने रहेंगे और हैंड वॉश, सैनिटाइजेशन, जो सावधानियां बरतनी है वो ज्यादा बरतें। Right. Thank you, Dr. Acharya, as well as Dr. Singh for joining us. This is how it really boils down to the kind of precautions that are being advised. These are general precautions. They're meant for everyone, even if you're a patient of some other ailment. Washing hands, wearing a mask, keeping social distancing, that is something that works for everyone. And these are the queries that can be answered through experts that we have on our show every day, 2 p.m. Remember the time. You can join us every time. And thank you so much for joining us this time as well. And all the latest will continue right here on DD News and DD India. Do stay tuned. विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर के परिसर में हुई रासायनिक गैसों का रिसाव। हादसे में 8 लोगों की मौत, हजारों हुए प्रभावित। अस्पताल में 200 लोगों को कराया गया भर्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर एमडीएमए के साथ की बैठक। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ द्वारा आयोजित वर्चुअल बाजार समारोह को किया संबोधित। कहा, इस मुश्किल चुनौती से हम बाहर निकल पाएंगे।